वेट मैनेज वेट मैनेजमेंट के साथ जी दीदी, वेट मैनेजमेंट के साथ-साथ इसमें ये देखा जाएगा कि और इसके सहायक उपाय क्या हो सकते हैं। कुछ लोगों को वेट गेन करना है लेकिन मैक्सिमम लेट लोगों को वेट लूज़ करना है और वो भी शरीर के किसी स्पेसिफिक हिस्से पर ही वेट क्यों झलकता है पहले, या तो फिर पेट पे आता है, पेट के जस्ट बाद दिखाई देता है गर्दन के आस-पास यहाँ पे और उसके बाद गालों पे और फिर क्या होता है, इस ये माथा छोटा होता है लेकिन यहीं से गुब्बारे जैसा गाल हो जाता है और फिर ऐज होती है कम तो भी दिखाई देती है अधिक और भी कई जगहों पे फैट इकट्ठा होता है, तो फैट मतलब इकट्ठा हुआ शरीर में तो एक साथ ही कई बीमारियों को लेके आता है, मदर ऑफ ऑल डिजीज़ मोटापा। लेकिन इसके अन्य कारण क्या हो सकते हैं कि किन-किन वजहों से बढ़ता होगा ये? तो अब एक किताब के माध्यम से मैं रेफ़रेंस देना शुरू करता हूँ, आप लोग समझिए इसको और पहले स्टोरीनुमा इसको सुनिए कि आखिर मोटापा आता क्यों है, कैसे आता है और किनको आता है? और हाँ, ये किताब आप लोग के घर में होनी चाहिए, योगा मुंगेर की सबसे प्रैक्टिकल किताब है जो मैं कई सालों से पढ़ता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि योग बताया जाता है आपकी बीमारियों के हिसाब से, किस बीमारी में कौन-सा योग और कैसी मानसिक चिकित्सा। शारीरिक चिकित्सा तो अलग बात है, प्रैक्टिकली मानसिक चिकित्सा क्या हो कि हमारा फैट कम हो जाए, हमारा डायबिटीज़ कम हो जाए, हमारा जो ये बीपी हाई जाता है, लो जाता है, ये कैसे ठीक हो जाए। हर बीमारी का एक मनोकायिक जो चिकित्सा का उपाय होना चाहिए, वो इस किताब में दिया हुआ है। इसका नाम भी है रोग और योग। तो क्वेश्चन अगर किसी का होगा तो लास्ट में पूछेगा, किताब मिल जाएगी, आप हर किसी को अमेज़न पे मिलेगी, लिंक भेज देंगे ग्रुप में। योग और रोग और बहुत सिंपल भाषा में है, बहुत प्रैक्टिकल है किताब। इसमें अगर मोटापे का चैप्टर मैं खोलूँ तो इसमें पढ़ने में सबसे पहले क्या मिलेगा? अगर आप लोगों को आवाज़ की दिक्कत होगी तो ऑन करके मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि नेट प्रॉब्लम आज हो रही है। देखो इसमें दिया है मोटापे का अर्थ होता है शरीर के भार में अत्यधिक वृद्धि होना। इससे शरीर के विभिन्न संस्थानों जैसे हृदय, रक्त परिसंचरण तंत्र जिधर से ब्लड दौरा करता है, अगर मोटापा बढ़ जाए तो भी प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र पे अनावश्यक जोर पड़ने लगता है। अगर मोटापा बढ़ जाए तो हमारे रक्त परिवहन तंत्र पे, साँस लेने और छोड़ने पे देखते हैं ना मोटे लोग थोड़ा-सा कुछ करते हैं तो हाँफने लगते हैं। तो इन तंत्रों पे एक साथ मोटापे का प्रभाव पड़ता है और जिससे हमारे चयापचय संबंधी अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, आर्थराइटिस व अन्य बीमारियाँ। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में तेजस्विता की कमी, मानसिक सुस्ती और डिप्रेशन के लक्षण परिलक्षित होते हैं। मोटापा बढ़ता है तो लोग कैसे हो जाते हैं गंभीर। मोटापा बढ़ने के साथ-साथ बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो बहुत वो क्या नाम है भारती जैसे होते हैं, जो भारती हँसाती है ना कपिल शर्मा शो में, बहुत कम ही लोग होते हैं जो ऐसे हँसाते हैं, नहीं तो फिर वो पूरा मस्त हो जाते हैं, हलवाई की तरह। तो इसके बाद क्या दिया है मोटापे का सबसे प्रमुख कारण अत्यधिक मात्रा में खाना खाना है। समस्या केवल अत्यधिक भोजन करने की ही नहीं होती, पतले लोग भी भोजन खूब करते हैं जैसे मैं ही, कभी-कभी पहले बहुत ज़्यादा भोजन करता था मैं। तो इसलिए करता था क्योंकि लोग कहते थे खाना अधिक खाओगे तो मोटे हो जाओगे। एक भरम ये भी छोड़ दीजिए खाना अधिक खाने से भी मोटे नहीं होते, बल्कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उतना ही भोजन लेता है जितना उसको पचाना है, बाकी वर्ज्य पदार्थ के रूप में वो बड़ी आँत को दे दिया जाता है। अत्यधिक भोजन खाने से बुद्धि हानि होती है, ये ब्रेन पावर कम होती है। तो बच्चों को कभी ठूस-ठूस के भोजन ना कराएँ, माताएँ कराती हैं मैं देखता हूँ, कि मेरा बेटा जल्दी बड़ा हो जाए, मोटा हो जाए। वो बेटा बड़ा मोटा हो शायद हो जाए, अनुराग आपका है तो, लेकिन बच्चे की बुद्धि मंद हो जाएगी, कुंद हो जाएगी। इसके बाद ध्यान दें, ये ज़रूरी चीज़ है। बल्कि हाँ, मोटापे का प्रमुख कारण अत्यधिक भोजन करना ही नहीं है, लेकिन अधिक मात्रा में भोजन करने की बात नहीं है, बल्कि गलत प्रकार का आहार लेने की समस्या है। मैं शब्दों को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, जो जटिल जटिल शब्द हैं उनको तुरंत मैं सरल शब्द बना रहा हूँ ताकि हर कोई समझ पाए आसानी से। अधिक मात्रा में वसा, फैट, मसाला, शर्करा, शर्करा युक्त मिठाइयाँ मतलब चीनी मिली हुई भोजन या मिठाइयाँ और परिष्कृत आहार जो प्रोसेसिंग के फूड आते हैं, जो अलग प्रकार के डिब्बे में बंद करके, बिस्कुट, नमकीन ये सब प्रोसेस्ड फूड हैं। इनका सेवन करने से वजन में वृद्धि होती है, जबकि ऐसा आहार जिसमें अनाज, फल और सब्जियों की बहुलता हो, वह शरीर के भार को संतुलित रखता है और सर्वोत्तम स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। अब इसके बाद वाली चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, मोटापा प्रायः 2 प्रकार के लोगों में होता है, 2 प्रकार के केवल। इनमें पहले समूह में वो व्यक्ति आते हैं जो स्वभावतः प्रतिस्पर्धी
मतलब तुम्हारा मेरे से ज़्यादा कैसे हो गया? स्पर्धा का भाव हो, कॉम्पिटिशन का भाव हो, वैसे लोग, क्रोधी टाइप के लोग, लोभी टाइप के लोग, तेजी के साथ अधिक मात्रा में भोजन करते हैं। भोजन के लोभी नहीं, हर किसी चीज़ के जो लोभी होते हैं, लोभी व्यक्तियों के भीतर मूलाधार चक्र का डिफेक्ट होता है। मूलाधार चक्र के डिफेक्ट होने की वजह से हर चीज़ का संचय वो करते हैं। ना चाहते हुए भी मल का संचय हो जाता है। कई चीज़ें तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ हम कर लें, ये चीज़ इकट्ठा कर लें, वो चीज़ इकट्ठा कर लें, लेकिन ना चाहते हुए भी म मल का संचय होने लगता है बड़ी आँत में। और दुष्परिणाम स्वरूप जब हमारा बॉडी का शोधन नहीं हो पाता है, तो मेटाबॉलिक रेट पे प्रभाव पड़ता है। चयापचय की दर को प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद देखें, मोटापा प्राय हाँ, प्रतिस्पर्धी, क्रोधी और लोभी लोगों को होता है। दूसरा ध्यान दें, दूसरे किस प्रकार के लोग हैं जिनको मोटापा होता है? तो उसमें ये भी दिया है कि जो प्रतिस्पर्धी टाइप के कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं, क्रोधी लोभी लोग होते हैं, उनके भीतर क्या पाया जाता है, वो भोजन को अधिक मात्रा में इसलिए खा लेते हैं कि अपनी छुपी हुई मानसिक ऊर्जा को मुक्त करने के लिए, अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के माध्यम के रूप में भोजन को ऊपर गुस्सा उतार देते हैं। भोजन के ऊपर गुस्सा उतार देते हैं। ना चाहते हुए भी ऐसा होता है। तो इसके बाद अच्छा हाँ, एक चीज़ और, एक किताब कोई आम आदमी नहीं लिखा है। आम आदमी नहीं बल्कि खास आदमी लिखा है जो योग से पद्म विभूषण हैं, स्वामी नीरजानंद सरस्वती जी। बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर के जो हेड हैं, और यहाँ की जो पढ़ाई है योग की सबसे ऑथेंटिक है। भारत में मैं खुले तौर पे कह सकता हूँ, सबसे ऑथेंटिक पढ़ाई है, सबसे कठोर अनुशासन है। तो ये उन्हीं की लिखी हुई किताब है, बहुत अच्छी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आपके काम की चीज़ें हैं। ध्यान से सुनें आगे। तो अगले जो लोग होते हैं वो लोग कैसे होते हैं? दूसरे समूह में गृहिणियाँ आती हैं, बात आप लोग की है। और नाराज़ ना होना कोई, हमसे नाराज़ ना होना, हम केवल पढ़ रहे हैं, इसमें लिखे हुए शब्दों से या फिर इसको जिन्होंने लिखा उनसे नाराज़ हो। इनमें रजोगुण अच्छा, दूसरे समूह में गृहिणियाँ आती हैं जो ऊब और नीरसता के कारण लगातार खाती हैं। ऊब और नीरसता, मोनोटोनी और नीरसता की वजह से लगातार खाती रहती हैं। और इनमें तमोगुण या इसमें तमोगुण या व्यक्तित्व में जड़ता, आलस्य, सुस्ती की प्रधानता होती है। तमोगुण रहता है और आलस रहता है और व्यक्तित्व में जड़ता आ जाती है। जड़ता किसी और कारण से नहीं आती है, पुरुषवादी मानसिकता के लिमिटेशन की वजह से आती है। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। ये धीरे-धीरे कालांतर में समय बढ़ने के साथ-साथ हम लोग तो बाहर इधर-उधर घूम लेते हैं। लेडीज़ को घर में ही रहना है। एक ही दीवार, एक ही किचन, उसी में वो सामने जो बगीचा दिख रहा है वो एक ही बगीचा। जेंट्स से आता है, बाहर घूम के आता है, उसका मन बहल जाता है। लेकिन लेडीज़ एक ही चीज़ को देखते-देखते, देखते-देखते ऊब हो जाती है। डायरेक्टली अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ऐसी चीज़ें हिट नहीं कर रही हैं, मेरे को ऊब कहाँ होती है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। मेरे को निरस्ता कहाँ आती है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। लेकिन अगर थोड़ा-सा कॉन्शियस होके देखेंगे, तो एक कंपैरिज़न करेंगे जेंट्स की तुलना में लेडीज़, तो पाएँगे कि मोनोटोनी और निरस्ता आती है। और हाँ, एक चीज़ मैं खुले तौर पे कहना चाहूँगा, लेडीज़ जेंट्स से ज़्यादा खाना खाती हैं। कोई नाराज़ ना होना, मैं सबके सामने घर पे भी कहता हूँ और इसके लिए डाँट पड़ती है। ये खाना खाती हैं लेडीज़, इसका वजह ये नहीं है कि वो लालची होती हैं या उनका पेट बड़ा होता है। हाँ, इन वजहों की वजह से जो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो सकता है कि खाना ज़्यादा खा लेती हूँ, जो इसमें लिखा गया है। इसको एक योगी ने लिखा है। तो इसके बाद आलस्य सुस्ती की प्रधानता, जैसे-जैसे इनका वज़न बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे ये अपने बेडौल रूप के कारण, जैसे-जैसे लेडीज़ में वज़न बढ़ता जाता है, अपने बेडौल रूप के कारण खिन्न होती जाती हैं। खुद से ही खिन्न होने जा उन कि इस खिन्नता को दूर करने के लिए पहले से अधिक भोजन करने लगती हैं। जहाँ कम करना चाहिए, वहाँ पहले से अधिक हो जाता है भोजन। अब इसके बाद सामान्य रूप में यह कहा जा सकता है कि कुंठा जनित निराशा ही अति आहार का कारण है। कुंठा जनित निराशा ही अत्यधिक भोजन का कारण है। इसके बाद अधिक सृजनात्मकता, ऊर्जा का उपयोग ना होने के कारण खाने की इच्छा की ओर देशांतरित हो जाती है। लेडीज़ में जेंट्स की तुलना में जो क्रिएटिविटी होती है, ज़्यादा होती है। यह ओशो ने भी कहा और यह इस योगी ने भी इसमें लिखा है कि अत्यधिक जो है रचनात्मक क्षमता होने के कारण, क्रिएटिविटी अधिक होने के कारण जो है उस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल हो नहीं पाता है। और जब क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, यह ऊर्जा उनकी भोजन पे लग जाती है। भोजन की तरफ देशांतरित हो जाती है और भोजन करते रहना मोटापे को जन्म देता है। अब आगे, मोटे व्यक्तियों में ग्रंथि स्राव में कमी आ जाती है। जो ग्रंथियाँ हमारा स्राव करती हैं, यहाँ से लेके नीचे तक तमाम ग्रंथियाँ, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल,
और अधिविक ग्रंथियाँ, नीचे फिर एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन और सारे हार्मोन्स को स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ। तो ग्रंथियों का जो स्राव है कम या ज़्यादा होने लगता है। ग्रंथियों के स्राव से हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना मोटापे का कारण बनता है। हाँ, जो इसमें लिखा हुआ है। मोटापे का उपचार क्या है? ये तो मोटापे के बारे में हुआ, उपचार के बारे में देखें। थोड़ा ध्यान से सुनिए, हिम्मत करके आप लोग, क्योंकि आलस से आता है, मुझे पता है, अच्छी चीज़ों में आलस से आता है। कोशिश करिए कमर सीधा करके, जीभ को ऊपर तालू में सटा करके। हाँ, आगे चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। रिकॉर्डिंग भेज देना इसकी, मोटापा कैसे जाता है। जी, जी, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग हो सर रही है। रिकॉर्डिंग हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है रिकॉर्डिंग। जी। मोटापे का उपचार यदि एक दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिदिन योग अभ्यास किया जाए तो सभी मोटे व्यक्तियों का वजन कम होकर सामान्य स्तर पर आ सकता है। लेकिन समस्या यह है, इन लोगों को प्रेरणा एवं इच्छा शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। प्रिया दीदी, प्रेरणा और इच्छा शक्ति, ये दोनों कहाँ से आएगी? प्रीति दीदी भी हैं शायद, उनके लिए भी यही शब्द बोलूँगा। प्रेरणा और इच्छा शक्ति, आपका जो सहयोगी है, आपकी शादी हो गई तो आपके पास एक सहयोगी है, वो सहयोगी आपको मोटिवेट करे या फिर आपका योगा टीचर आपको मोटिवेट करे, क्योंकि मोटिवेशन ही कम हो जाता है। और बड़ा दुर्भाग्य आज कि जिन लोगों के लिए जो स्पेशली मोटापे के लिए बहुत परेशान है, वो आज ग्रुप में जुड़े ही नहीं। तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा परेशान हो जाता हूँ और कोई बात नहीं। तो ऐसे लोगों को में प्रेरणा और इच्छा शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। इन्हें स्वयं अपनी आदतों और खाने के गलत तरीकों को छोड़कर शक्ति को अधिक स्वस्थ और सृजनात्मक कार्यों में देशांतरित करना चाहिए। योगाभ्यास द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति निश्चित रूप से की जा सकती है। ध्यान देना, कुसुम दीदी शायद जुड़ी हुई हैं, 1 मिनट। अगर कुसुम दीदी जुड़ी हुई हैं, हाँ, हाँ, कुसुम दीदी जुड़ी हुई हैं। मैं भी थोड़ी हूँ, मैं भी मोटी हूँ। हाँ, पता है, मैं कुसुम दीदी मोटी नहीं है, मैं उनको ये कह रहा हूँ, उनको रेफ़रेंस दे रहा हूँ आप लोगों को, कि देखो, कुसुम दीदी हैं और भी इसमें काफ़ी सुलझे-सुलझे लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग काफ़ी सुलझे हुए हैं, उनको एक चीज़ का लक्षण आप लोग देखते हो ग्रुप में। वो लोग जब चाहें तब कविताएँ लिख देते हैं, जब चाहें कुछ भी क्रिएटिव काम कर देते हैं। बस थोड़ा-सा यहाँ पे जोर देते हैं और काम हो जाता है। हल्का-सा काम यहाँ जोर देते हैं, काम हो जाता है। जिस भी दिशा में कदम रख देगा एक योगी, उस दिशा में रास्ते अपने आप तैयार हो जाएँगे। अमिताभ बच्चन ने कहा था ना, जहाँ हम खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। वैसे ही योगी जो है, जिस भी दिशा में अपना पैर रखेगा, वहीं से रास्ते आसान हो जाएँगे। तो योग में मोटापा कम करने से पहले योगी बनना होगा, ये मेरा अपना कहना है। वो ये इसलिए नहीं कि मेरा मोटापा कम हो जाए, मैं योग में आ गया। तब तो आप जिम में जाओ, वो 1 महीने में कम कर देगा, बढ़िया से कम कर देगा। एकदम जैसे-जैसे, जहाँ-जहाँ चाहेंगे, तहाँ-तहाँ की मांसपेशी ट्रेन कर देगा। वहाँ पे ट्रेनर को सिखाया जाता है कि ये मांसपेशी कैसे ट्रेन होगी, वो मांसपेशी कैसे ट्रेन होगी। लेकिन योग में हर एक मांसपेशी की बात नहीं, हर एक यूनिट की बात की जाती है, हर एक कोशिका की बात की जाती है। तो अभी मैंने जो रेफ़रेंस दिया दीदी का, वो यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ज़रूरी है कि पहले मन को ट्रेन करो। मन को ट्रेन कर लोगे, फिर जो चाहोगे वो हो जाएगा शरीर में। मन को नहीं ट्रेन कर पाओगे, तो ये जीभ नहीं मानेगी। 1 महीने किसी तरह से मेरी बात मान लिया, सवेरे उठ के योग किया, वेट मशीन पे चढ़े, पता चला अभी उतना ही वज़न है, तुरंत वो योग से वियोग पैदा हो जाएगा, कि अब ये योग जैसी चीज़ मेरे काम की नहीं है। और फिर क्या होगा? क्योंकि ये वो खुद ही नहीं चाहता है कि आप जैसे लोग वहाँ पे एंटर करो। आप जैसे मतलब आलसी लोग एंटर ना करो वहाँ पे। कोई छोटी-छोटी चीज़ थोड़े ना है। इसमें वही दोहा याद आ रहा है मुझे। हाँ, कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। या तो आपका सहयोगी आपको इतना मोटिवेट करे कि आप अपने रास्ते पे, सकारात्मक रास्ते पे, सतोगुण पे चल रहे हो तो रजोगुण और तमोगुण खींचेगा। लेकिन आपके पास एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, आपके पास ऐसा दोस्त हो, आपके पास आपका हस्बैंड ऐसा हो कि जो आपको मोटिवेट करे इस रास्ते पे, नहीं तो आप डगमगा जाओगे। बेसिक चीज़ों पे बता रहे हैं, मामला मोटापे से ही जुड़ा हुआ है। आपके पास कोई सहयोगी होना चाहिए, नहीं तो आपको योग से वियोग, योग खुद पैदा करा देगा वियोग, क्योंकि वो वैसे लोगों को चाहता है जो हायर लेवल के लोग हैं। उसमें स्वयं ही महर्षियों ने लिखा कि व्याधि सत्यान संशय प्रमाद निद्रा आलस्य स्मृति अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वम 9 प्रकार की बाधा आएगी, जो इसको पार कर जाएगा वो योगी योगी कहलाएगा। अगर इसी में उलझ के पीछे चला गया तो फिर वो योगी नहीं वियोगी।
तो फिर योग कभी नहीं करेगा। व्याधि सबसे पहले आती है, सत्यान आता है, सत्यान मतलब कामचोरी, फिर संशय आता है तीसरे नंबर पे कि पता नहीं मोटापा कम होगा कि नहीं होगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, मेरी तो कामना थी 1 महीने में, ट्रेनर भी लिख के रखा था 1 महीने में 10 किलो वजन कम करें। लिखता है भाई, उसको उसको विज्ञापन चाहिए, उसको उसको अधिक लोग चाहिए, पैसे कमाना है ना उसको, वो तो लिखेगा ही। तो लिखता है ऐसे, तो आदमी की भी विल पावर ऐसे हो जाती है कि 1 महीने में कम हो जाएगा, बढ़िया चीज़ है इसका, कर लेते हैं। नहीं कम होता तो छोड़ देते हैं। बदनामी किसकी? ना ट्रेनर की, ना आपकी, योग की बदनामी। योग ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके मोटापे कम करने के लिए बनी है, वो जीवन जीवन के मोटापे को कम कर देगी। तो अब आगे ध्यान से सुनें इसको, मोटापे के उपचार में कुछ चीज़ें हैं, फिर मैं अपने हिसाब से बताऊँगा। थोड़ा जल्दी-जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि चीज़ें जल्दी खत्म हो जाएँ। लगातार तनाव की स्थिति में रहने वाले राजसिक प्रवृत्ति में अति आहारी मोटे व्यक्तियों में योग निद्रा से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। योग निद्रा से प्रत्याहार आता है, ठीक है? प्रत्याहार आता है, अपनी पाँचों ज्ञानेंद्रियों पे निग्रह आता है। मैंने बोला था मन का आहार, मन का आहार जब तक नहीं रुकेगा, बाहर से इधर-उधर से तनाव ले रहे हो, गुस्सा ले रहे हो, गलत-गलत भोजन की चाहत भी पैदा हो रही है, विसेज भी पैदा हो रही है, कामनाओं की पूर्ति के पीछे लगे हुए हो। भोजन की ही बात नहीं है, कामनाओं की पूर्ति के पीछे लगे हो, जिजीविषा जैसे इच्छाओं लगी, महत्वाकांक्षाएँ लगी हुई हैं। मेरा कैसे कम है, उसका कैसे ज़्यादा हो गया, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे पास ऐसी साड़ी नहीं है, संचय का भाव जब तक नहीं मिटेगा, तब तक नहीं। मोटापा मन का पहले कम करो, योग आपको मोटापा मन का पहले कम करो, योग से शरीर का मोटापा अपने आप कम होने लगेगा। ये क्या हो रहा है? आपकी आवाज और वीडियो दोनों पॉज है। नहीं मैं कह रहा हूँ जब भी कभी मैं किसी विषय पे लेक्चर देता हूँ, तो मोबाइल ऑफ हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाती है और ओवरहीट हो जाती है। क्लास देते समय कभी बंद नहीं होती है। मतलब ये भी नहीं झेल पाती है। चलो, तो आगे थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। हुँ। हाँ, तो मतलब यही है कि मनोकायिक चीज़ें बताई गई हैं। तो मतलब मन मन हमारा सही नहीं होता है, तो उसका सीधा प्रभाव काया पे पड़ता है। यही इसका मनोकायिक जो नज़रिया है, यही इस किताब में इतना बताया गया है। फिर योग के मोटापे का उपचार में बताया गया है कि योग से मोटापा कम हो सकता है, ठीक है? अब अगली लाइन है योग कार्यक्रम, मतलब इसके लिए योग में कौन-सा कार्यक्रम चलाया जाए, क्या-क्या किया जाए, क्या-क्या छोड़ा जाए, तो मोटापा काबू में आए, ठीक है? उसपे बताते हैं, आसन मोटे व्यक्तियों में ऊर्जा के प्रवाह में आए अवरोधों को दूर करके आसन जो है, मोटापे में जो शरीर आता है, मोटापे में ऊर्जा का हम लोग का प्रवाह रुक जाता है, तभी मोटापा आता है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह रुका हुआ है, मोटापा उसको संचालित कर देता है फिर से। और देखो आगे क्या दिया है, आसन मोटे व्यक्तियों में ऊर्जा के प्रवाह में आए अवरोधों को दूर करके प्राणों को मुक्त करने में, मन में पुनः तेजस्विता लाने में एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों को संतुलित करने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। मोटे लोगों को बिना थके अत्यधिक अभ्यास करना चाहिए। इन्हें आनंद और शिथिलता के साथ काम करना चाहिए।
वजन कम करने के लिए कड़ी शारीरिक मेहनत करके पसीना बहाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह पतले होने का सही तरीका नहीं है। ध्यान से सुनो अब। मोटे व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक दोनों ही शक्तियां कम होती हैं। इसलिए कड़ी मेहनत वाले व्यायाम में वह जल्दी ही थक जाएंगे। अस्थायी रूप से वजन में कमी लाने के लिए शरीर एवं मन को संपूर्ण प्राणिक संरचना में पुनर्कल्प ओवरहॉलिंग की जरूरत होती है। ओवरहॉलिंग शब्द मैकेनिक बोलता है, गाड़ी की पूरी ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी। वही है, मोटापे में ओवरहॉलिंग की जरूरत है। केवल पेट कम करेंगे ऐसे 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 जो से हम रोज करवाते हैं मजबूर होके। योग में मजबूरी का नाम नहीं है और थकने का नाम भी योग नहीं है। अगर पसीना फेंकते हो, थक जाते हो, तो योग नहीं है। ऐसा चीज नहीं करना है। आसनों के द्वारा तेजस्विता में धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से वृद्धि होती है। आसन के द्वारा तेजस्विता में धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से वृद्धि होती है। इनमें बिना किसी प्रयास के क्रमशः नाड़ियों एवं अंतःस्रावी मार्गों में पुनर्संतुलन आता है। योग के द्वारा पतले होने एवं पुनर्संतुलन लाने की प्रक्रिया जिम्नास्टिक से प्रत्येक स्तर से भिन्न है। जिम्नास्टिक और वो जिम वाला जो पैटर्न है उस पर बोला गया है कि पुनर्संतुलन लाने की प्रक्रिया जिम्नास्टिक से प्रत्येक स्तर पे भिन्न है, क्योंकि जिम्नास्टिक का उद्देश्य वजन को तेजी से कम करना है, किंतु इसका प्रभाव अस्थायी रूप से ही रहता है। इस पे लिखा गया है कि जिम्नास्टिक का प्रभाव शरीर में अस्थायी रूप से रहता है। जैसे ही हम अपने पुनः पैटर्न में आते हैं, तुरंत देखो जिम वाले बोलते हैं मोटापा पहले से ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जिम के दौरान उन्होंने अपने ऊपर जोर जबरदस्ती काबू किया था, और जैसे ही जोर जबरदस्ती हटी, तुरंत फैट दुगनी गति से बढ़ा। अब इसके बाद, यदि अति इंद्रिय एवं प्राणिक ऊर्जा का पुनर्संतुलन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों का संस्थान पुनर्व्यवस्थित ना किया जाए, तो अवश्य ही वजन फिर बढ़ जाएगा, जो कि जिम में और चीजों में होता है। क्योंकि वो है काया पे उस हिसाब से काम नहीं कर पाता, मन पे उस हिसाब से काम नहीं कर पाता। आसनों में सर्वोत्तम अभ्यास है पवन मुक्तासन, जो लास्ट में केवल मैं झुमाता हूँ और कभी कभी पैर पकड़वाता हूँ। उसके कई डायमेंशन और होते हैं। तो मोटापा कम करने के लिए, पेट का फैट कम करने के लिए पवन मुक्तासन सबसे पहले लिखे हैं। फिर सेकंड आसन है वज्रासन एवं शक्तिबंध समूह, शक्तिबंध समूह तथा सूर्य नमस्कार। शक्तिबंध समूह के अभ्यास कौन से कहलाते होंगे? क्वेश्चन आता है। शक्तिबंध समूह का मतलब क्या है जानते हैं? ये जो पेट का एरिया है हमारा शक्तिबंध है, जिसमें उड्डयन बंध लगता है, हमारा शक्तिबंध है। पेट का जो कोर एरिया है, कोर मांसपेशी है, वो हमारी शक्तिबंध है। अगर शक्तिबंध का अभ्यास आप कोई भी अभ्यास करते हैं, जैसे नौकासन हो गया, विपरीत नौकासन हो गया, भुजंगासन हो गया, पर्वत आसन और भुजंगासन में जो हम लोग फ्लैप करते हैं ऐसे ऊपर नीचे, या फिर सपाट, आज सुबह हमने करवाया ना सपाट, ऐसे दंड करवाया ऊपर नीचे मछली की तरह। तो जो भी अभ्यास पेट को, कोर एरिया को मजबूत करे, वो शक्तिबंध का अभ्यास होता है, शक्तिबंध का। ठीक है। और अब कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो ये हाँ, वज्रासन, शक्तिबंध समूह तथा सूर्य नमस्कार, इसमें लिखा हुआ है। इन सरल अभ्यासों को कुछ महीने तक नियमित रूप से अभ्यास करने के बाद, बस छोटा सा ही है, बाद उच्च आसनों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसके बाद कुछ कठिन आसनों को भी सम्मिलित किया जा सकता है, तो आप चिंता ना करें, मैंने ऑलरेडी शामिल किया हुआ है। और इसमें जो लिखा हुआ है उससे भी थोड़ा विशेष विशेष आसनों को, ताकि हर किसी का हो भी जाए। और क्योंकि ये विशेष रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं मेरुदंड से संबंधित स्नायुओं को संतुलित करते हैं, हमारे न्यूरो सिस्टम को संतुलित करते हैं। अब बात आती है प्राणायाम की। ये तो बात हो गई आसन की। दीदी ध्यान से सुने, जीभ को ऊपर तालू में मोड़ के सटा के रखो, याद हो जाएगा। याद करने की कोशिश ना करना, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। याद करने की कोशिश ना करना, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, ओशो ने कहा था। ठीक है। तो अब आगे प्राणायाम। भ्रामरी एवं नाड़ी शोधन प्राणायाम तेजस्विता को पुनर्प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। भ्रामरी और नाड़ी शोधन प्राणायाम तेजस्विता को पुनर्प्राप्त करने के लिए उपयोगी है, परंतु वे प्राणायाम जिनमें भूख की वृद्धि होती है, वे नहीं करने चाहिए। तो कोई बता सकता है क्या कि भूख को बढ़ाने वाले अभ्यास कौन से हो सकते हैं? भूख बढ़ाने वाले आसन और प्राणायाम दोनों कराए जाते हैं। अब उतनी चीजों को मैं बताता नहीं हूँ क्लास में, क्योंकि वो क्लास तब हो जाएगी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले बच्चों की, जिनको केवल एक एक पॉइंट क्वेश्चन, जगह जगह से केवल क्वेश्चन हिट किए जाते हैं। तो भूख बढ़ाने वाले प्राणायाम भी कराए जाते हैं। अब देखो, बॉडी में हमारे जो भी अभ्यास हमको गर्मी पैदा कर देते हैं, या जब करते हैं हम लोग तो थोड़ा थका देते हैं, समझ जाना वो अभ्यास भूख बढ़ाने वाले अभ्यास है। जैसे
ये हो गया ना, जैसे देखो ये भस्त्रिका, जैसे ये हाथ फैला के ऐसे, तो हमारे भीतर सूर्य नाड़ी को जो एक्टिवेट करेगा वो हमारी भूख को बढ़ा देगा। हमारे भीतर चंद्र नाड़ी को जो एक्टिवेट करेगा वो हमारी भूख को घटा देगा। हमारे भीतर जो सूर्य तंत्र, जैसे सूर्य भेदी हो गया, दाहिनी से लेकर के बाएं से छोड़ना, या दाहिनी से लेकर के दाहिनी से छोड़ना, या फिर दोनों से लेकर के दोनों से छोड़ना, या फिर लगातार कपालभाति करना, जो जो भीतर गर्मी देता है। अग्निसार क्रिया, दीदी बिल्कुल, अग्निसार क्रिया जो पेट को ऐसे ऐसे कभी कभी लहर मारते हैं हम लोग ऐसे ऐसे, अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया जठराग्नि को बहुत प्रदीप्त कर देती है, मतलब भूख को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। और वज्रासन भी, वज्रासन में आसन वज्रासन, ये भी भूख को बढ़ा देता है। और पेट को जो ऐसे नौली नचाई जाती है वो भी भूख को बढ़ा देती है। जो जो अग्नि को प्रज्वलित करती है, मणिपुर चक्र के जगह पर जो जो आसन प्रभाव डालते हैं वो भूख को बढ़ा देते हैं, वो प्राणायाम भूख को बढ़ा देते हैं। तो अब इसके बाद ध्यान दें कि देखिए इसमें लिखा भी गया है, परंतु वे प्राणायाम जिनसे भूख की वृद्धि होती है वे नहीं करने चाहिए। लेकिन इसमें फिर दिया है, सरल भस्त्रिका का अभ्यास चयापचय को बढ़ाता है। सरल भस्त्रिका, सरल भस्त्रिका मतलब, कठिन भस्त्रिका मतलब पूरा वही बाबा रामदेव की तरह धूम धड़ाका पूरा, मतलब माइक से आवाज ऐसी आए कि माइक फट जाए, अब लगता है ऐसी तेज भस्त्रिका अगर करेंगे तो वो भूख को बढ़ा देता है और वसा को कम करता है, इसलिए यह अभ्यास किया जा सकता है। भस्त्रिका जो है जब मध्यम गति से लगातार चलेगा तो फैट को कम करेगा, वसा को कम करेगा। और वही चीज कपालभाति में भी है। अगर आप लगातार सांस को फेंकते रहो, आपको लगेगा आपका पेट गर्म हो रहा है। पेट के गर्म होने के बाद दूसरा गर्म होने वाला चीज क्या है? गर्दन, पीछे से फिर आगे से। और फिर जैसे ही आप लोग बंध लगाते हैं और पेट में अग्निसार नचाते हैं, पेट को लहर मारते हैं, तुरंत ये गर्दन आगे पीछे से गर्म होती है, नीचे से भी गर्म होती है। इसका एक प्रभाव तो जाता है ये डायरेक्ट वैज्ञानिक तौर पे कि मेटाबॉलिक रेट को तेज करता है, अग्निसार को अग्नि को प्रज्वलित करता है। दूसरा अगर डायमेंशन देखा जाए तो प्रत्याहार करता है। यहाँ पे बात की ना इस योगी ने प्रत्याहार की। प्रत्याहार मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियों, आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, जो भी होती है पांच ज्ञानेंद्रिय, इनका जो विषय वासना हमारा बाहर की तरफ हमेशा लगा रहता है कि आंख खोल के टीवी ही देखें, आंख खोल के पेड़ पौधों को नहीं देखना चाहते हैं, जानवरों को, कबूतरों को नहीं देखना चाहते हैं। बस टीवी में ही अगर जानवर कबूतर दिखेंगे तो उसमें एक अलग तरह का हमारा एडिक्शन हो गया है, उसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो हमको टीवी देखने, मोबाइल देखने में मजा आएगा, लेकिन वही चीज आकाश को देखने में, माटी को देखने में और किसी चीज को जेन्युइन देखने में मजा नहीं आता है। तो ये है कि हमारे जो पांचों ज्ञानेंद्रियां बहिर्मुखी हो चुकी हैं, इनको अंतर्मुखी भी करेगा यही प्राणायाम, जो ऐसे हम लोग करते हैं या जो हम लोग नाड़ी शोधन करते हैं। यही चीज इन्होंने इसमें कहा है। अब बात आती है षटकर्म की। पहले आसन बताया, आसन से फैट कैसे कम करें, फिर दोबारा प्राणायाम बताया, अब बता रहे हैं षटकर्म, 6 ऐसे कर्म जो हमारे वजन को कंट्रोल में करें। तो उसमें बात करेंगे, नेति और कुंजल प्रतिदिन करना आवश्यक है। कुछ लोग कहते हो ना कि नेति कब कब करें, कुंजल कब करें, कब नहीं करें। तो कुंजल में भी अलग प्रकार का कुंजल, अगर प्रॉपर कुंजल करने लग जाओ तो यह किताब गलत हो जाएगी। प्रॉपर कुंजल हर दिन करने लग जाओगे, मौसम को नहीं देखोगे, अपनी दशा को नहीं देखोगे, तो यह किताब को कहोगे किताब गलत है। ये किताब सही है, गलत कोई नहीं है, अपने हिसाब से हम लोग खुद ही गलत हो जाते हैं, कभी कभी जान नहीं पाते हैं और दूसरे को दोष देते हैं। तो देखो, कुंजल वो व्यक्ति कर सकता है जिसका मोटापा बहुत ज्यादा है और रेगुलर ना करे पहले। अगर शरीर में कमजोरी है तो रेगुलर ना करे, एक दिन करे, एक दिन का गैप करे, फिर अगले दिन करे। और क्या करे, बहुत सावधानी के साथ करे और प्रॉपर कुंजल ना करे, आधा कुंजल करे। पानी ज्यादा ना पी करके 2.5 गिलास 3 गिलास पी करके ही पलटी करे। और अगर 2.5-3 में नहीं होता है, ये भी देखना कि हम कहीं हमको हार्ट रोग ना हो, कहीं हमको पेट में कोई दिक्कत और समस्या ना हो, पथरी जैसी दिक्कत ना हो, कहीं कमर में कोई समस्या और हमें सर्वाइकल की समस्या ना हो, नहीं तो समस्या और बढ़ जाएगी। तो उसमें थोड़ा सा नेचुरोपैथी केंद्र पे जाकर के किसी के सहयोग में, सपोर्ट में करना, ऐसे ही अपने घर पे नहीं कर लेना। घर पे वही कर सकते हैं जो थोड़ा स्वस्थ हो, जिनको फिटनेस पूरा फील है, केवल मोटापा बढ़ा हुआ है। पानी पी करके पानी को बाहर निकालना कुंजल कहलाता है, गजकरड़ी कहलाता है। हाथी जैसे पानी पी लेती है वापस बाहर गिरा देती है, वैसे ही कुंजल, जलनेति, नेति और कुंजल प्रतिदिन करना आवश्यक है। एक बार किसी आश्रम में जाकर कुशल मार्गदर्शन में पूर्ण शंख प्रक्षालन का अभ्यास भी करना चाहिए। एक बार किसी आश्रम में जाकर, किसी नेचुरोपैथी सेंटर पे जाके पूर्ण शंख प्रक्षालन, शंख होती है ना, शंख में पानी डालते हैं, नीचे से बाहर निकलता है, वैसे ही मुंह में पानी, इतना पानी पी लो, इतना पानी पी लो। और 5 आसन होते हैं जिसको मैं नेट पे वीडियो है,
और भी लोगों का वीडियो है, उसको देखना आप लोग। पानी पी के 5 आसन कराए जाते हैं ताकि हमारी जो यहाँ से नीचे तक हमारी 35-36 फीट की हमारी मतलब जिधर से भोजन खाते हैं यहाँ से और नीचे से बाहर निकलता है, इतनी दूरी तय करता है। और मांसाहार या फिर जो मांसाहार जैसा भोजन लोग लेते हैं, वह बाहर आने में बहुत समय लेता है। तो जब बाहर आने में कोई भी भोजन बहुत अधिक समय लेगा तो मोटापा बढ़ा देगा। जिसका भोजन खाया और 2.5 घंटे के बाद आमाशय में चला गया, पेट से उतर गया, नीचे आंतों में चला गया, समझ जाओ उसका मेटाबॉलिक रेट ठीक-ठाक है। अब जो खाना खाने के बाद डकारे ले रहा है, खट्टी-मीठी डकारें, और कह रहा है कि अभी भी पेट भारी-भारी लग रहा है, अभी भी भूख नहीं लगी हुई है, समझ जाना मेटाबॉलिक रेट धीमा है उसका। मेटाबॉलिक रेट हाई कर दो, मोटापा कम हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट स्लो कर दिया है सोच विचार से, गलत थिंकिंग से, गलत आहार से, गलत निद्रा से, तो फिर ये मोटापा कम घटने वाला नहीं है। 1 घंटे योग करते हो और 23 घंटे लगातार बदमाशियां कर रहे हो, कैसे मोटापा कम? 23 घंटे योग में रहना सीखो, 23 घंटे योग में, और वो भी नहीं कि मतलब योग का नशा छा गया, ओसीडी हो गई, दिन भर अनुलोम विलोम, दिन भर कपालभाति, तब भी ठीक नहीं है। योगमय क्रियाकलाप हो, भगवान कहते हैं कि हमारा जो भी काम हो सब में योगमय हो, और योग कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं जो बताता हूँ सांस फूकना, यही चीजें नहीं है। योग अलग चीज है। योग आपके दिन में हमेशा आपके साथ रह सकता है। योग मतलब आपका जुड़ाव हुआ होना चाहिए हमेशा। आप कॉन्शियस होकर के जियो, समत्व में रह करके जियो, सुख दुख में समान रहो। और कैसे रहो? योग कर्मसु कौशलम में रहो। हर कर्म को कुशलता के से करो, तब आप योग में हो। आधा काम आज किया, आधा कल पे छोड़ दिया, परसों पे छोड़ दिया, तनाव ले लिया, मोटापा कैसे नहीं बढ़ेगा? एक तो काम का तनाव लिया, मोटापा बढ़ेगा, ऊपर से बीपी बढ़ेगी। ये जो चीजें जुड़ी हुई हैं, एकदम चक्रीय प्रक्रम में चलती हैं। बेस बेस पे काम करोगे तो सारी चीजें एक साथ सही हो जाएंगी, मोटापा भी, डायबिटीज भी, शुगर भी, चेहरे पे कालापन भी, चमक भी आ जाएगी, बढ़ता हुआ उम्र भी घटेगा। अब आगे षटकर्म। हाँ, तो इसमें जो शंख प्रक्षालन की बात मैंने की ना, तो लघु शंख प्रक्षालन कर सकते हैं, दीर्घ शंख प्रक्षालन कर सकते हैं किसी आश्रम के सानिध्य में या नेचुरोपैथी केंद्र पे। पानी पी करके उस पानी को, एक तो कुंजल होता है तो मुंह से बाहर निकाला जाता है, एक पानी पी करके 5 आसन करके वो पानी हमारा आमाशय से, रेक्टम से बाहर निकाला जाता है। वो जो क्रिया कहलाती है उसका नाम शंख प्रक्षालन है। और जो पानी पी करके ऊपर से ऊपर ही निकाल दिया जाता है कुंजल, उसे कुंजल कहते हैं। तो कुंजल हमारा ऊपरी एरिया साफ करता है, और जो लघु शंख प्रक्षालन है वो हमारा निचला एरिया साफ करता है। तो ऊपर और नीचे जब पूरा सफाई हो जाएगी तब आप ठीक रहेंगे, तो आपका सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो योग में पहले सफाई कराई जाती है। अब शिथिलीकरण का ध्यान देना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बहुत आराम और रेस्ट नहीं करना चाहिए। रेस्ट की मानसिकता ना हो। मैं सबको कहता हूँ रेस्ट हायर लेवल का करो, और योग में जितना बढ़िया आराम आपको मिल जाएगा ना करने को, वो किसी सोफे पे, किसी कुर्सी पे, किसी हवाई जहाज पे कहीं नहीं मिलेगा। योग में आराम करने के इतने बढ़िया बढ़िया तरीके हैं कि आप जान जाओगे तो आपको लालच आएगी। जो जानते हैं वो जानते हैं कि योग में मजा लेने का कितना तरीका है। अच्छा, योग निद्रा तरीका अच्छा है कि बॉडी को शून्य करके सो जाओ, मच्छर काटते रहे पता ना चले। और तरीका क्या हो सकता है? योग निद्रा के अलावा ध्यान में आ जाओ। जरूरी नहीं कि ध्यान बैठ के ही किया जाए। आपकी कंडीशन अगर जब तक सही है तब तक ध्यान बैठ के करो। ध्यान बैठ के करना अच्छा होता है। बॉडी को पिरामिड शेप में दे करके ध्यान करना अच्छा होता है। लेट करके ध्यान करते हैं तो पिरामिड शेप बिगड़ जाता है। सुलझे हुए लोग कर सकते हैं, या फिर उलझे हुए लोग जो बीमारियों में उलझ गए हैं, वो बैठ नहीं पाते हैं, थोड़ी देर बैठ के करें, बाकी लेट के करें। तो ये शिथिलीकरण का अभ्यास में बहुत लोग कहते हैं कि मोटा व्यक्ति बहुत आराम ना करे, हमेशा काम करता रहे। मैं भी कहता हूँ, मोटा व्यक्ति जब आराम करे तो हायर लेवल का आराम करे, काम करे तो बढ़िया से काम करे, और वो दिन भर अलसाया हुआ ना रहे कि काम में भी आराम कर रहा हो, काम में भी आराम कर रहा है, तब फायदा नहीं होगा। जब काम करे तो काम करे, आराम करे तो बढ़िया आराम करे, तो बढ़िया आराम योग में मिलेगा जो इसमें लिखा है। योग निद्रा का अभ्यास प्रतिदिन आवश्यक है, क्योंकि प्रत्याहार भी देगा, मनोनिग्रह भी देगा, और शरीर के बाह्य वातावरण से भी आपको, जैसे वैज्ञानिक तौर तरीके से भी आपको कंट्रोल करेगा। सेकंड, नकारात्मक संकल्प नहीं लेना चाहिए। नकारात्मक संकल्प नहीं लेना चाहिए। 1 महीने के बाद मन में आता है कि नहीं कम हुआ, इतना शिद्दत से किए, इतना अभ्यास किए, किसी से कम किए क्या? और सच में कम करते हैं मोटे लोग, उनको लगता है ना किसी से कम किए क्या, लेकिन सच में बेचारे से हो ही नहीं पाता है। अब कहता हूँ कि पैर ले आओ सिर के पास तो आता ही नहीं है, पेट बीच में बाधा बन जाता है। उसको तो लगता है मैं तो काम कर रहा हूँ, लेकिन क्या वो उतना काम कर रहा है जितना एक पतला व्यक्ति कर रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो जितना वो कर रहा है उतने में संतुष्ट रहे, और बीच में जब उसको लगता है डिसमोटिवेट हो रहे हैं और हमको लग रहा है नहीं कुछ हुआ है,
तो बात करो, अपने किसी करीबी से बात करो जो आपको मोटिवेट करता हो, क्योंकि इसमें नकारात्मक संकल्प नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि अति आहार की आदत और बढ़ जाए। मेरी तेजस्विता प्रतिदिन बढ़ रही है या प्रतिदिन आहार में मेरी अधिक सृजनात्मक क्षमता शक्ति मुक्त हो रही है। इस प्रकार के सकारात्मक संकल्प से निस्तेज एवं त्रुटिपूर्ण जीवन शैली को सुधारने में मदद मिलती है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है आहार संबंधी नियम। इसको ध्यान से सुनना आप लोग। मोटे व्यक्तियों को उपवास करने का सुझाव नहीं दिया जा सकता। क्रेविंग तेज होती है ना, इन लोगों के लिए उपवास के लिए एक सुनिश्चित कार्यक्रम का अपनाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उपवास समाप्त होने पर एक प्रतिक्रिया स्वरूप पहले से और अधिक अधिक मात्रा में दुगुनी आसक्ति के साथ खाना खाना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसा लिखा है। और इसके स्थान पर प्रतिदिन पौष्टिकता से परिपूर्ण और सादा भोजन निश्चित समय पर लेना चाहिए एवं सुबह तथा शाम के भोजन के बीच दिन में कुछ समय नहीं खाना चाहिए। ऑटोफेजी करनी चाहिए। ऑटोफेजी पर 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका। ऑटोफेजी उसको कहते हैं, जैसे अभी मान लो कितना बज रहा है, 6 बजने वाला है। आज 6 बजे आपने खाना खा लिया, तो अब ये पूरी रात हम नहीं खाएंगे, कल सुबह 6 बजे खाएंगे। अगर हमको कुछ खाना हुआ 6 बजे खाएंगे, तो 12 घंटे का अंतराल जो मिल गया, यही 12 घंटे का जो अंतराल है, इसे ऑटोफेजी कहते हैं। लेकिन मैंने देखा है इलाहाबाद में, जो मेरे मोटे मोटे दोस्त हैं, वो क्लास रूम में क्या करते हैं, अरे यार बिस्कुट उस्कुट हो, कुछ तो हो तुम्हारे रूम पे, कुछ भी नहीं रखते हो। आते हैं और मतलब खंगालते हैं पूरे रूम में, कहीं कुछ रखा और तुरंत गायब। तो ऐसी ऐसी जगहों पे चीजों को छुपा के रखते हैं कि मतलब पता नहीं चले कि वहां पे भी। जूते वाले डिब्बे में भी बिस्कुट रखा करते थे हम लोग, ताकि वहां पे इनकी मतलब नजर ना जाए, नहीं तो रूम में आएंगे तो पक्का सब खा के चले जाएंगे फिर। तो वो जब आते हैं तो कोई नहीं देखता कि कब हमको खाना है। और मैं एक चीज नोट करता हूँ कि मोटे लोगों में क्रेविंग बार बार आती है। थोड़ी देर कुछ खा लिए तो फिर नहीं चुप रहेंगे, यार कुछ लग रहा है, कुछ मिल जाता तो खा लेते, और मिल गया तो खा लेंगे। बार बार छोटा छोटा बार बार खाते रहेंगे। और जब बकरी की तरह कोई बार बार खाता रहेगा, तो पक्का मोटापा वोटापा कम नहीं होगा। ऑटोफेजी करना पड़ेगा, 12-12 घंटे की ऑटोफेजी। और 12 घंटे की ऑटोफेजी, या फिर आप चाहें तो 14 घंटे की ऑटोफेजी, जैसा कि अंजलि दीदी कर पाती हैं शायद। ऑटोफेजी जो करता है ना, उसकी चेतना का स्तर बड़ा ऊपर जाता है। मालूम है कैसे? जब आपको भूख लगती है और आप खाना नहीं खाते हो, भूखे पेट ही सबसे बढ़िया साधना होती है। मेरा अपना अनुभव है, किताबों में भी ऐसी चीजें लिखी गई, मैंने पढ़ा है, और ओशो ने भी ऐसी चीजें कहा है। भूखे पेट साधना अच्छी होगी। अगर आप साधना नहीं करते हो तो भी एक सामान्य बच्चा आपका है और भूखे पेट रहता है। जब शहरों में हम लोग रहते हैं, भूखे पेट रहते हैं ना, इसका फायदा मिलता है जाने अनजाने में। जानते हैं क्या होता है? जब हम लोग भूखे रहते हैं, तो उस समय हमारी जो जठर अग्नि का जो केंद्र है, जो पाचन पे लगता है ऊर्जा, वो ऊर्जा पाचन पे ना लग करके बच जाती है, और बची ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होती है, हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ती है, ऊपर की तरफ चढ़ती है। मैं जब भूखा होता हूँ तो मैं बड़ा शांत हो जाता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। और इतना शांत हो जाता हूँ कि मैं रोने के काफी करीब पहुंच जाता हूँ। और उस कंडीशन में अगर थोड़ी देर और खाना नहीं दिया जाए, तो मैं पहले रोने लगता था, अब नहीं रोता हूँ, क्योंकि थोड़ा चैतन्य हो गया, बड़ा हो गया हूँ। तो भूख लगने के बाद मैं इतना शांत हो जाता हूँ कि मैं रोने के करीब पहुंच जाता हूँ। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि भूख लगने के बाद ऑटोफेजी करो। रात में खाना नहीं खाया, ठीक है, सुबह 12 घंटे की ऑटोफेजी कर पाते हो तो बढ़ा दो, पानी पी करके इग्नोर करो 1 घंटे। तो पानी पी लिया, थोड़ा सा और इग्नोरेंस हो गया, पानी थोड़ा थामेगा आपको। पानी के साथ अगर आप चाहो तो थोड़ा सा शहद ले सकते हो। शहद नहीं खाते हो, गुड़ की चाशनी ले लेना या गुड़ खा लेना, फिर पानी पी लेना। वो थोड़ी देर आपको कार्बोहाइड्रेट दे देगा, कार्बोहाइड्रेट मिलने से आप थोड़ी देर और भूखे पेट रह सकते हो। आगे। हाँ, तो मतलब मोटे लोगों को उपवास नहीं करना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है, लेकिन ऑटोफेजी करनी चाहिए, ऐसा इसमें ये भी लिखा हुआ है। ठीक है? तो सुबह शाम भोजन के बीच में कुछ नहीं खाना चाहिए, कुछ अंतराल देना चाहिए। यकृत पाचन संस्थान हृदय की क्रियाशीलता को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अधिक मात्रा में शर्करा, मिठाइयाँ, वसा, मसाले, दूध, दूध से बने पदार्थ, चावल, परिष्कृत भोजन, प्रोसेस फूड की मात्रा कम करके साबुत अनाज, फल, हरी सब्जी ही लेनी चाहिए। सलाद ले लो, जैसा जितेंद्र अंकल जुड़े हैं, वो हमेशा सलाद ही खाते रहे। अभी तो इधर छोड़ दिए हैं, जब उनको मोटापा कम करना था और कम किए, जबरदस्त तरीके से कम किए वो। पेट वोट खूब निकला था, अब बिल्कुल ठीक कर दिए वो।
और उन्होंने अपने उम्र को काबू में किया मोटापे की वजह से, और आगे वो फिर से करेंगे और भी कर लेंगे। तो क्या है कि सलाद पे और भी नेचुरल चीज़ों पे आना पड़ेगा थोड़ा-सा जीभ को अपने प्रत्याहार के थ्रू मोड़ना पड़ेगा। किसी के कहने से तो मोड़ नहीं पाएँगे, हम यहाँ उपदेश दें, बाहर गोलगप्पे वाला जाए और घंटी बजाए तो आप तुरंत पहुँच जाएँगे। छोड़ो प्रवचन, गोलगप्पे खाते हैं, इसके बाद अगला डिसीज़न कर लेंगे, कल थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर देंगे। ऐसे नहीं, भीतर से अगर योग आपको योगक्षेम डेवलप करना चाहिए। योगक्षेम, माता जैसे बच्चे की रक्षा करती है, वैसे योग आपकी रक्षा करेगा। ठीक है? कब? जब योग आपको साध लेगा। पहले योग को आप साधेंगे, जब आप योग को साधेंगे थोड़ी कठिनाई आएगी, 9 प्रकार की बाधा आएगी, उसको पार कर लेना, फिर योग आपके पीछे-पीछे लगा रहेगा। जैसे गलती करोगे रोक देगा। वो गोलगप्पे वाला जाएगा, वो घंटी बजाएगा, उसकी आवाज़ आएगी, बोलेगा, देखोगे, हो सकता है लार भी टपक जाए, लेकिन भीतर से आ जाएगा कि नहीं, प्रत्याहार इतना प्रबल है कि आप नहीं जाओगे। और उसके जाने के बाद पश्चाताप नहीं होगा, बड़ा मजबूती आएगी। वाह! मैंने गोलगप्पे को पहली बार छोड़ के देखा, और वही मजबूती आपको ध्यान में काम करेगी। मेरा अपना निजी अनुभव है, वह मजबूती आपको ध्यान में काम करेगी और चीज़ों में काम करेगी, जब आप कोई ग्रेट डिटर्मिनेशन ले रहे होगे तब। अब इसके बाद वर्तमान समाज में भूख और शारीरिक आवश्यकता के अनुसार खाने के महत्व की शिक्षा देना बहुत आवश्यक हो गया है, और योग के अभ्यास द्वारा ही यह संभव है, क्योंकि हमारी मौलिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति का दिशांतरण आहार से हटकर रचनात्मक और प्रेरणाप्रद विचारों की ओर होना चाहिए। देखिए वही बात आ गई ना, हमारा जो सारा ऊर्जा का जो केंद्र है ना, वो खाने और सोने पे ही लगा हुआ है। कल क्या बने, आज क्या बने, कैसे सोएँ, कैसे रहें, घर कैसे बन जाए, गाड़ी कैसे आ जाए, कपड़ा कौन-सा चेंज हो जाए, इन्हीं सब चीज़ों पे हम उलझे हुए हैं। कभी किसी ने सोचा कि हम क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसे बन सकते हैं जो समाज में हज़ार 10,000 लोगों का कल्याण कर दें? साधु बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। स्पेशल बनने की बात कर रहा हूँ। इतने लोग इसमें जुड़े हुए हो, कभी सोचा है इस तरह से? पढ़ाई करके बड़ी-सी जॉब पा जाना, ढेर सारा पैसा पा जाना, नाम-सम्मान पा जाना, ये भी काफ़ी नहीं है। सिविल में भी हम लोग को यही पढ़ाया गया कि ये सब चीज़ें जो मान-सम्मान और पढ़ाई पा कर के पैसे, और कहते हैं कि आईएएस की गाड़ी जब रुकती है, तो जो गर्दा उड़ता है और आईएएस अपने केबिन से बाहर निकलता है, तो एक जज़्बा होता है। आखिर वो कितने दिन का होगा? मरता तो हर कोई है, सिकंदर भी मरा जो संसार को जीत के मरने मरने की काबिल करीब पहुँच गया। काफ़ी देशों को जीत चुका था। क्या मिला आखिर? अगर लेना है खुद के स्तर पे ना, एक रस मिलता है, किसी का परोपकार करके देखो, उसके बराबर में और कोई सुख मिल जाए तो कहना। तो इस लेवल पे अगर आपको पहुँचाना है कि आप 1000 10,000 लोगों के फ़ायदे के काम कर पाओ, उभर के सामने आओ, एक बड़ा नाम हो, आपके जाने के बाद पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ आपका नाम होता रहे। ऐसा किसी ने सोचते ही नहीं। जब माँ-बाप सोचते नहीं तो बच्चों को प्रभाव पड़े कहाँ से पड़े? केवल अगर घर में एक सदस्य सही होने लग जाए तो सबको सही कर ले जाएगा। लेकिन एक भी बंदा ऐसा हिम्मत करके आगे नहीं आता है। बस भोग-विलास में एक बार बच्चे हैं, फिर बूढ़े हुए, वही पौधों की तरह बड़े होके खत्म हो गए। इतने पे नहीं रहें, ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। ये जो भोजन-वोजन की बातें हैं बहुत छोटी हैं, मोटापे की बातें बहुत छोटी हैं। योग में अंदर तक जाएँगे, धीरे-धीरे आपका सब सध जाएगा। सब सध जाएगा तो काम बन जाएगा। अब इसमें जो रेफ़रेंस था, रेफ़रेंस लाइन देख के थोड़ा-सा हम और बोलेंगे। हाँ, तो इसपे मैंने लिखा था, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें उसमें आ चुकी हैं, फिर भी थोड़ा मोटी-मोटी चीज़ों को बोल दे रहे हैं। मैं थोड़ा देख लूँ क्या है? हाँ, मोटापे को काबू किया जाए। अच्छा, सीखेंगे कैसे मोटापे को काबू किया जाए, तो मोटापे को काबू करने का कुछ चीज़ें मैंने बताया। कैसे भूख को काबू किया जाए, भूख को काबू करने का ज़बरदस्ती तरीका ठीक नहीं है, जो किताब भी बोलती है, मैं भी बोलता हूँ, कि भोजन को ऐसे ज़बरदस्ती नहीं छोड़ें। हाँ, ऑटोफ़ेजी करें, रात भर सो जाते हैं तो खाना नहीं खाएँ, और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी। जीभ की लोलुपता को कैसे वश में करें, बताया मैंने अभी। निद्रा कब, कितना, कैसे लेना है, भोजन क्या, क्यों, कैसे? हाँ, अब बोलेंगे, निद्रा और भोजन पे। भोजन क्या, क्यों, कैसे? वात, पित्त, कफ 3 प्रकृतियों से मिलके बना है शरीर, और हर किसी की प्रकृति अपना अलग-अलग होती है। वात की प्रकृति रहती है, पित्त की प्रकृति रहती है, कफ की प्रकृति रहती है। इसमें कफ की प्रकृति जब ज़्यादा हावी होने लगती है, जब रूट चक्र पे प्रभाव रूट चक्र डिसबैलेंस होने लगता है, तो कफ हावी होने लगता है।
रूट चक्र नीचे होता है मूलाधार। जान के अच्छी चीज है, जान जाएंगे तो अच्छी चीज है, नहीं जानेंगे तो भी कोई बात नहीं। जिनको मोटापे से मतलब मोटापा वाला बात जानो कि जब आपके भीतर लोभ बढ़ता है, जब आपके भीतर विलासिता बढ़ती है, भोग विलास का भाव बढ़ता है, आराम करने का भाव बढ़ता है, तमोगुण बढ़ता है, रजोगुण बढ़ता है, केवल अपने बारे में ही सोचते रहते हो, सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादा चलती है, राइट बार बार बंद हो जाती है, तब आपका मोटापा बढ़ता है। तो क्या करना, हमें अपने राइट स्वर को एक्टिवेट करना है। तो योग में राइट स्वर को एक्टिवेट करने वाले शारीरिक श्रम मतलब सूर्य नमस्कार। जब भी कोई व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है तो उसकी दाहिनी नाक चालू हो जाती है। जब भी कोई व्यक्ति कंसंट्रेट होकर कोई लिखाई पढ़ाई का कोई काम करता है तो उसकी बाई नाक चालू हो जाती है। जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसकी दोनों नाक चालू हो जाती है, सही तरीके से करे तो। पारंपरिक पूजा पाठ नहीं की जैसे अगरबत्ती सुलगाया और हो गया, नहीं। अगरबत्ती नहीं, मन को सुलगा दो, मन को जला दो। तो पूजा पाठ करते समय दोनों नासिका चलनी चाहिए। काम करते समय जो मेहनत का काम है उस काम को करते समय आपकी दाहिनी नाक, दिमाग का काम करते समय बाई नाक, ऐसे चलेगा तो आपका जो जीवन तंत्र है, ये शरीर का जो तंत्र है सही चलेगा, ये सब कुछ बैलेंस रहेगा। तो हम जो सुबह सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो हमारा जो है चंद्र जितना जितना चलना चाहिए उतना उतना चलेगा। मतलब 2.5 घंटे लेफ्ट नॉस्ट्रिल, 2.5 घंटे राइट नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए, वो चलती रहेगी। विशेष तौर पे दीपा दीदी दिन के समय में बाई नासिका चलती रहती है, दिन के समय बाई नासिका चलती रहती है, रात के समय दाहिनी नासिका चलती रहती है। रात के समय सूर्य स्वर चलता है, रात अंधेरी होती है, ठंडी होती है, रात में भगवान सूरज वाला स्वर चलता है। दिन में चंद्रमा की जरूरत होती है, हर किसी का दिमाग गर्म होता है, गर्मी ज्यादा होती है तो उस समय बाई नासिका ज्यादा चलती है। लेकिन हर 2.5 घंटे पे चेंज होती रहती है। तो यह 2.5 घंटे पे चेंज होने वाला पैटर्न जिसका सही है उसका मोटापा वोटापा कुछ नहीं बढ़ेगा, सब बैलेंस रहेगा। जो लोग मोटे हो गए हैं वो अगर अपना चेक करेंगे तो पता चलेगा कि दाहिनी ज्यादा बंद रहती है, बाई ज्यादा चलती रहती है। ऐसे करके चेक किया जाता है, और भी बहुत सारे तरीकों से चेक कर सकते हैं आप। तो नेति इसीलिए उसमें लिखा गया है, नेति चलेगी तो आपका स्वर बराबर हो जाएगा, ठीक है, और प्रत्याहार हो जाएगा। अब इसके आगे नींद ज्यादा अगर आती है, आलस ज्यादा आता है तो योग में जुड़ जाओ, नींद कम होने लगेगी। ध्यान करोगे और प्राणायाम करोगे तब भी नींद कम होने लगेगी, ठीक है। नींद को क्वालिटी वाली नींद कर दो। जब आप सो तो नींद इसलिए ज्यादा आती है ना, नींद और भूख इसलिए ज्यादा लगती है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। नींद और भूख इसलिए ज्यादा लगती है क्योंकि हम लोग अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हैं बार बार। पंकज गर्दन ऊपर। हाँ, हम लोग अपनी ऊर्जा को बार बार बिखेर देते हैं। जैसे उलझन ले लेना, करना, तनाव लेना, किसी से बिना मतलब की बात करना, ये सब चीजें हमारी ऊर्जा को बिखेरती हैं। और जहां जहां से ऊर्जा की हानि होगी तो ऊर्जा कहाँ कहाँ से जाने का तो बहुत सारा तरीका है, आने का केवल नींद है और भोजन है, नींद और भोजन है। आलस ज्यादा आता है हम लोग को, एनर्जी ज्यादा ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। एनर्जी बचा के रखो। हलवाई को देखा है, ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ ना। हलवाई को देखा है, दुकान पे रहता है ना, मिठाई बनाता है ना। कोई हलवाई दुबला होता है, 100 में से शायद 10 हलवाई दुबले होते हो जो नई दुकान खोले हो। जैसे ही हलवाई की दुकान बढ़िया चलने लगी वो मोटा हो जाता है। और हलवाई तो हलवाई क्यों हो जाता है? क्योंकि अनावश्यक रूप से कफ की प्रकृति बढ़ जाती है और जमीन से जुड़ जाता है वो। और क्या होती है, और लोड लेने लगता है। उसकी दुकान पे हर तरह के लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तरह तरह की बातें, तरह तरह का विचार, भार हो जाता है ना उसके भीतर। और लोभ का भाव, ज्यादा से ज्यादा संचय का भाव आ जाता है। तो इस तरह से हलवाई पेशेवर लोग, कुछ पेशे में भी लोग मोटे हो जाते हैं। कहते हैं बैठता हूँ तो मेरा पेट निकल गया है। अरे बैठने से पेट निकल गया है, बैठने का तो मैं भी बैठता हूँ वज्रासन में, मेरा क्यों नहीं निकलता है? वज्रासन में लगातार 6-6 घंटे 7-7 घंटे तो रोज बैठता हूँ, मेरा क्यों नहीं निकल रहा है? ऐसे आलती पालथी लगा के भी बैठता हूँ, तो नहीं निकल जाना चाहिए। वो निकलता क्यों है? क्योंकि आगे ऐसे झुके रहते हैं और तमाम तरह की चीजें दिमाग में उल्टी पुल्टी चीजें आती रहती है। व्यवसाय ऐसा है कि संचय का भाव बन जाता है, और जैसे ही कलेक्शन का भाव आया तो डायबिटीज, बीपी और मोटापा ये आपको उपहार स्वरूप दे देता है। त्याग का भाव होना चाहिए, मन के त्याग का। और अब नींद हो गई,
भूख हो गई, नींद और भूख इसलिए लगती है क्योंकि हम लोग अपनी ऊर्जा को अनावश्यक रूप से वेस्ट करते हैं। ऊर्जा को बचाने के लिए ध्यान करो, योग करो, रात में जब सो तो योग निद्रा में सो। और प्रत्याहार करने के लिए योग निद्रा बहुत ज़रूरी है। जो आँख, कान, नाक, त्वचा है ना, इसको रोकने के लिए प्रत्याहार बहुत ज़रूरी है। प्रत्याहार आपको ध्यान तक ले जाएगा, प्रत्याहार आपका मोटापा कम करेगा और क्या-क्या चाहिए, बहुत कुछ मिलेगा जो हम भी नहीं बता पा रहे हैं, जो बहुत कुछ मिल जाएगा आप लोग को, अगर आप प्रत्याहार करना सीख जाएँगे तो। तो प्रत्याहार प्रत्याहार पे एक पूरा वीडियो मैंने बनाया है, पीछे वीडियो है ग्रुप में, यूट्यूब पे है। और इसके बाद नींद भूख पे काबू कर लिया, योग निद्रा का अभ्यास रोज-रोज करो, जब सोने जाओ तो योग निद्रा में सो जाओ, नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, सुबह जल्दी नींद टूट जाएगी। सुबह नींद टूटे तो आलस मत करो, तुरंत झटके से उठ के बैठो। अपने गुरु महाराज की कसम खा के सो कि अगली सुबह मैं झटके से उठ के बैठ जाऊँगा, अपने शरीर को स्ट्रेच करूँगा और आलस करके इधर से उधर करके करवट लेकर के फिर नहीं सोऊँगा। अपने गुरु महाराज की कसम खाओ, तब जो है, तब जो आप कर पाओगे, नहीं तो आलस आ ही जाएगा। एक ठोस वजह होनी चाहिए। और हल्की-फुल्की वजह तो ये भी है कि कपड़े हमारे रखे पड़े हुए हैं, हम मोटे हो गए हैं, पतले हो जाते तो कपड़े पहनते। ये छोटी वाली वजह है। तो ये बड़ी वजह बनाओ कि गुरु महाराज की कसम खाओ, उठ के बड़े खड़े हो जाएँगे, ठीक है? और नींद पे, भूख पे, लंघन चिकित्सा की बात करता हूँ, तो जो लंघन चिकित्सा का काम है वो आपका ये कर देगा, अ, षटकर्म कर देगा, कुंडल क्रिया कर देगी और शंख शंख प्रक्षालन कर देगा। और अगर करना ही चाहो तो हफ्ते में 1 दिन भूखे रहो, पानी पी के रहो और मूँगफली का दाना खाओ। भोजन का मैं आज समय ज़्यादा हो जाएगा, बता नहीं पाऊँगा। वैसे थोड़ा-सा समय तो है, मेरे लिए काफ़ी भी है। चलो हम बता ही देते हैं। भोजन का क्या करो? मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है तो भोजन का क्या करो? प्रोटीन वाली चीज़ें लो। फैट और वज़न दोनों अलग चीज़ होती है। वज़न बढ़ जाए अच्छी बात है, वज़न बढ़ जाए अच्छी बात है। बीएमआई रेट के हिसाब से वज़न बढ़ा रहे तो अच्छी बात है। शरीर में गुरुता रहे, ठोसपना रहे, अच्छी बात है। हल्कापन ना रहे, खोखली शरीर ना रहे, शरीर भारी-भरकम रहे। और शरीर का वो जो फैट बढ़ता है ना, वो तो गुब्बारे की तरह फुलाव देता है केवल, फूलना नहीं है। जितने में रहें, ठोस रहें। ठोस रहने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। फैट अगर ले ले भी रहे हैं तो गाय का देसी घी लें, बढ़िया घी लें। ये जो वीएलडीएल, एलडीएल, ये जो होते हैं ना, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल, वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो ये जो बढ़िया प्रोटीन होते हैं, इनको लेना हमको। नेगेटिव फैट को नहीं लेना है, बढ़िया फैट को लेना है, तो कुछ नहीं होगा। गाय का घी लेंगे तो उससे फैट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और वो फैट आपके शरीर में डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगा। वो एपिडर्मिस भाग पे जाके तोंद नहीं फुलाएगा ऐसे, गाल नहीं फुलाएगा ऐसे। माताएँ-बहनों को लगता है मेरा बेटा कि बढ़िया से गाल फूला हुआ है, मेरा बेटा मोटा हो रहा है, ठीक हो रहा है। वो गुब्बारे जैसा फूल रहा होता है और जब फूल रहा होता है बड़ा खुश हो रहे होते हैं और जब खूब फूल जाता है तो पचकाने के पीछे में लग जाते हैं। तो शुरू में ही बच्चों को आहार-विहार नियमित दें और फाइबर वाली चीज़ें दें। ड्राइवर ज़रूर दें अपने भोजन में बच्चों को। ड्राइवर क्या होता है? भोजन करा रहे हो, सलाद ज़रूर खिलाओ। भोजन करा रहे हो, सलाद नहीं खिला पाए तो कम से कम 1 सेब खिला दो। केले में फाइबर होता है, केला खिला दो। केला दूध के साथ खाने पर आपका वज़न बढ़ेगा, फैट बढ़ाएगा। केले खाओगे, केले पे नमक डाल के खाओगे, ठंडा नहीं उसकी तासीर गर्म हो जाएगी, उसको खाओ। और केले में फाइबर होता है, पेट साफ करता है। आम खाओ, इसमें आम फाइबर है इसमें, ये भी साफ करता है। लेकिन मोटे लोग अधिक मीठे भोजन का, मीठी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो मोटापा और बढ़ जाएगा, कफ बढ़ जाएगा। तो मीठी चीज़ों का बैलेंस थोड़ा करना पड़ेगा। आम का रस जो है लो, उसमें उसको मिला दो, गरी का बुरादा मिला दो। फाइबर मिला दिया आम के रस में, अब प्रभाव कम पड़ेगा उसका। थोड़ी चालाकी के साथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य नाम की एक किताब है, उसको मँगाओ, उसको पढ़ो, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं और गूगल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन आलस इतना ज़्यादा है कि गूगल पे भी नहीं सर्च करते हैं। किसी और पे इतना विश्वास कर लेते हैं कि खुद पे विश्वास नहीं करते हैं। ये भी अपने आप को कमज़ोर करने का तरीका है और मोटे लोग कमज़ोर होते हैं। मोटे लोगों को लोग सोचते हैं ना, मोटे हैं, ये तगड़े होंगे। वो बेचारे शरीर से भले दिखते हैं लेकिन अंदर से बड़े कमज़ोर होते हैं। उनको सहायता की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, ऐसी चीज़ें और प्रोटीन की चीज़ें खाएँ, दाल खाएँ, सोयाबीन का सुबह नाश्ता बनाएँ, सोयाबीन में हल्का-सा नमक डाल के उसको खाएँ, मीठी चीज़ें कम करें और ऐसी चीज़ें जो आपके कफ को बढ़ाती हैं, कम करें। कफ की प्रकृति के बारे में पूरी एकदम क्लास हुई थी, आगे फिर कर दी जाएगी और सोच रहा हूँ कि आगे क्लास बढ़ा दूँगा मैं शाम को, उसमें चीज़ों की जानकारी दे दूँगा कुछ दिन के लिए, ठीक है?
और किसी का क्वेश्चन रह जाए तो बाद में पूछ लेना, अब क्लास हो गई है, अब और बोलने का मन नहीं कर रहा है। चलो, ओम का उच्चारण कर लेते हैं 3 बार, तब ऑफ करते हैं। सांस भरो, बाहर छोड़ो, फिर भरो, फिर बाहर छोड़ो, अब की बार भरो और ओम बोलो तेजी से, लंबा। ओ, फिर भरें, ओ, ओ, माता पिता गुरु को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। सहज रहें, मुस्कुराते रहें। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय श्री कृष्ण। जय जिनेन्द्र।